ठीक 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 ठीक, कॉपी में लिखो। छोटी छोटी बातें बच गई, उसको कंप्लीट करते हैं। एक दो क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, लिखो कॉपी में, कंपोनेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पैराग्राफ नंबर बोलोगे। रेडी? सामने देखिए, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैक्सिमम 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4, कोई में 4 रहेगा, कोई में 3, कोई में 2, कोई में 1। 5वां कंपोनेंट नहीं होता। देयर आर मैक्सिमम 4 कंपोनेंट्स ऑफ एन अकाउंट। कंपोनेंट माने हिस्सा, पार्ट। ठीक है, लिखो, देयर आर 4 कंपोनेंट्स in an accounting standard. A, recognition. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को सिखलाता है कि किसी भी असेट को, लायबिलिटी को, एक्सपेंस को, इनकम को रिकॉग्नाइज कब, कैसे और कहां पे करेंगे। मतलब रिकॉर्ड कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो पूरा चीज हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखलाता है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट कंपोनेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाउ टू रिकॉर्ड, नहीं समझे? वो वाला जो एस्पेक्ट है वो एएस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, बट ये जरूरी नहीं कि हर एएस में रिकॉग्निशन हो। 4 कंपोनेंट है, कोई भी 3 कंपोनेंट, 2, 1, 4 कंपोनेंट हो सकता है किसी भी एएस में। ओके, सामने में ऐसे डैश करके लिख लो, टू रिकॉर्ड। तो आप इसको लेकर के क्या बोलोगे मेरे को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टीचेस अस हाउ टू रिकॉर्ड एन असेट, रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शन बोल दो ना, खत्म करो बात को, उसमें फिर सारे एस्पेक्ट अपने आप आ जाएंगे। तो एस हम लोगों को रिकॉर्ड करना सिखाता है। बी, मेजरमेंट। क्या होता है बेटा मेजरमेंट? अमाउंट निकालना भी सिखाता है। किसी भी असेट को कैसे मेजर करोगे, क्या क्या खर्चा असेट के साथ ऐड करोगे, क्या खर्चा को पीएल में भेज दोगे, असेट का पार्ट नहीं है, ये सब कुछ भी एएस हम लोगों को सिखाता है। तो इसके लिए ब्रैकेट में लिखो, टू डिटरमाइन अमाउंट। फिर प्रेजेंटेशन। इसको ना आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। टू बी प्रिसाइज हम आपको बताते हैं इसमें क्या एस्पेक्ट कवर्ड होता है कि भाई अगर कोई असेट है तो वो नॉन करेंट है या करेंट है, अगर कोई लायबिलिटी है तो नॉन करेंट लायबिलिटी की करेंट लायबिलिटी है, या वो इक्विटी है। भाई हमको लायबिलिटी लग रहा है पर इक्विटी भी तो हो सकता है ना वो। तो ये सब चीज का भी काम एस हम लोगों से करवाता है या हमको समझाता है। इनकम है, एक्सपेंस है, कहां पे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन का जो एस्पेक्ट है
ये भी एक एएस में कवर्ड रहता है। जैसे आप हर बार देखिएगा, हम जब पढ़ाना चालू करेंगे तो कहां पे दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे, नहीं समझे? एक हुआ रिकॉर्ड कब करेंगे, कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगा, एक हुआ कितना अमाउंट, एक हुआ कहां पे दिखाना है, और एक हुआ डी नंबर में और क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है। तो चारों अलग अलग आप समझ पाए कि नहीं हमको बताना। लिखो, टू शो इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, और डी में लिखो डिस्क्लोजर्स। टू गिव डिटेल्स बस। एक बार के लिए आप लोग रिपीट करो वर्ड्स को कि किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? रिकॉग्निशन। आप ये भी बोल सकते हो व्हाट आर दी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग विच एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर्स। तो आप बोलेंगे रिकॉग्निशन एस्पेक्ट, मेजरमेंट एस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट एंड डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स। ये 4 एस्पेक्ट एक एएस कवर करता है, 5वां कोई एस्पेक्ट होता नहीं है। ये 4 चीजें अगर आप समझ जाते हो कोई भी आइटम को लेकर के, तो आपको अकाउंटिंग उस आइटम का समझ में आ गया। और ये हर चीज एएस कवर करता है, इसमें कोई चीज भी एएस छोड़ता नहीं है। डन। अब ये हुआ कैसे लिखें, कितना लिखें, कहां पर लिखें, एंड और क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है कि जो लिखे वो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट लोगों को ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसमें क्या ना जर्नल एंट्री होता रहता है, कैलकुलेशंस होता रहता है। ये जिसमें जिसमें होता है ना, साथ में ये थोड़ा मोड़ा होता ही है। स्टूडेंट लोगों को ये दोनों एस्पेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, और ये तो बहुत ही बोरिंग लगता है। कौन सा? डिस्क्लोजर वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट देन सिलेबस रिवाइज हुआ है, 70-75 मार्क्स का वेटेज एएस से होगा, तो सर सीरियसली तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलो कॉपी में नया पैरा लिखो, पैराग्राफ नंबर 27। स्टैंडर्ड सेटिंग, आजा बच्चा, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करता है? कल आपको बोले थे हम, आईसीएआई। आईसीएआई ने ना एक बोर्ड बना के रखा है कुछ लोगों का, 10, 12, 15 लोगों का। उसका नाम उन्होंने दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या नाम दिया? तो आपने बोला ना आईसीएआई बनाता, राइट है। आईसीएआई के लिए कौन बनाता है? आईसीएआई के ही 4, 5, 10, 15 लोगों का एक बोर्ड बनाया हुआ है, वो बना करके देता है। तो पहला लाइन में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर prepared by इधर बैठ जाते ना बेटा, वहां दिखेगा नहीं आप लोगों को। इस तरफ में आ जाओ, लास्ट बेंच में चले जाओ, या बीच में कहीं भी आ जाओ, बिकॉज इधर वाला बोर्ड थोड़ी दिख रहा है, ये चालू थोड़ी है, यही चालू है ना। हाँ तो इधर आ जाओ। क्या लिखा बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या लिखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड,
ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। ओके, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं। एग्जाम में आने का 0 चांस है, बट बाई चांस अगर 0.01% के हिसाब से आ जाए तो अपने को ये सारा स्टेप मालूम रहे, अपन लिख पाए। इस तरह का हार्डकोर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता। ओके, बट स्टिल बुक में है, पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ओके, लिखो। स्टेप्स आर क्या चीज के स्टेप बताओ? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा और आपको ना याद भी रह जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं है। पहला लिखो, स्टेप 1 करके डैश करके लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, थोड़ा स्पीड में लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया वेयर NAN accounting standard is needed. Identification of an area where NAS is needed. एकदम सिंपल है कि नहीं बताओ, क्या बोलने का कोशिश है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जिम्मेदारी है कि भैया ऐसा एरिया ढूंढो जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। एरिया ज्योग्राफी नहीं है, यहां पे उस आइटम का नाम खोजो जिसपे एस की अभी जरूरत है। अभी जैसे लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया आपके यहाँ पे है सिलेबस में, जो सबसे लास्ट में आया वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अब मान लो इंस्टीट्यूट को लगा कि भाई 30 नंबर एस चाहिए कोई एक टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक पे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो पहले ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ इस पे एक एस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी नया बात को, हाँ पुराना बात से लूंगा आइडिया, एक तो नया बात बोलता हूं। जैसे इंडिया में ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एएस नहीं है। देखो तो क्या चीज पे? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एएस नहीं है। माइनिंग एक्टिविटी पे कोई एएस नहीं है। फिर से देखो क्या चीज पे? माइनिंग एक्टिविटी पे। क्या लोग माइनिंग का काम नहीं करते? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना बड़ा माइनिंग बिजनेस में है, बोलो है। पेट्रोलियम का माइनिंग ही तो करते हैं वो लोग, रिफाइनिंग का और माइनिंग का ही तो काम है इतना बड़ा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सोचो इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ बेटा फिर से बोलो। हाँ तो एक्ट तो कमजोर है, घटिया है। एक्ट के अंदर सारा ताकत अगर होता तो हम लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते? हम लोग मतलब सीए इंस्टीट्यूट। तो द आइडिया इज, इनके ऊपर मान लो एएस बनाना है, बहुत दिन हो गया भाई इनको एएस चाहिए, तो ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एएस चाहिए। हैपाजर्ड अकाउंटिंग हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब वेट करने से नहीं चलेगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे होना ही चाहिए। लोग अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, किसी का कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं आ पा रहा है। So let's start preparing an accounting standard on this subject. ये सबसे पहला काम। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो, बीमारी क्या है जिसका हमको इलाज ढूंढना है। नहीं समझे? अब लिखो बी। हाँ बेटा स्टेप 2 बी बोलूं, अपने आप स्टेप 2 कर देना। हाँ दोबारा बोल। एडीआर मैंने कहा लिखा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। कंस्ट्रक्शन वर्ड से अगर आप अनकंफर्टेबल होंगे
तो कॉन्स्टिट्यूशन कर देना। माने कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मत चले जाना। स्टडी ग्रुप्स 6-6, 7-7, 5-5 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का स्टडी ग्रुप बना देंगे। मान लो 6 ठो स्टडी ग्रुप बना दिए, ठीक है। एक स्टडी ग्रुप को बोला, मान लो तुम लोग 4, एक स्टडी ग्रुप, वो 4, ये 4, हम मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हमारे साथ और 15-20 लोग हैं, तो हम लोग छोटे छोटे स्टडी ग्रुप बना दिए। तुम बच्चों को बोला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पे काम करो, तुम लोगों को बोला प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे होगा उस पे काम करो, तुम लोगों को बोला अगर कोई फायर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका अकाउंटिंग किस वक्त और कैसे होना चाहिए बात करो, तुम लोगों को बोला कितना इनकम कितना लायबिलिटी लिखेंगे प्रीमियम में से। आप प्रीमियम वर्ड पे बोलूं कि कुछ आपके जान पहचान वाला वर्ड बोलूं? आप समझ रहे हो ना, ये वाला वर्ड ये आपके सिलेबस में नहीं है, खाली आइडिया डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो अलग अलग स्टडी ग्रुप को अलग अलग काम करने दे दिए। किसी को बोले आप डिस्क्लोजर पे काम करो, क्या क्या इंफॉर्मेशन देने से लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा से समझ में आएगा। तो अलग अलग स्टडी ग्रुप को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है और फिर वो अपना अपना काम वो लोग करने लग जाते हैं। अब लिखो स्टेप 3, प्रिपरेशन ऑफ ए ड्राफ्ट AS फॉर सर्क्यूलेशन। स्टडी ग्रुप अपना स्टडी लेकर के आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने उस सारी स्टडी को सारे पेपर्स को मिलाया, उसको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट में डाला, बट उसको ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला। बहुत बार उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट भी बोलता है, अदरवाइज खाली ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलने से चलेगा। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, रफ बना है, समझ लेना। पर आपको देखने से रफ जैसा नहीं दिखेगा, पूरा फेयर कॉपी दिखेगा। आप अभी खाली रफ बोल देना उसको। डन? सर इसका क्या करना है? इसको सर्कुलेट करेंगे। सर किन लोगों को देंगे? जितने लोगों को दे सकेंगे देंगे। सर एग्जाम्पल पढ़े लिखे लोगों को देंगे ना आंसर? हाँ, स्टूडेंट को भी देंगे, CA लोगों को देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को देंगे, CS इंस्टीट्यूट को देंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बच्चों नाम बोलना, किसी का भी नाम नहीं सुने होगे फट से शाम को गूगल देख लेना घर जा करके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी देंगे, FICCI को भी देंगे, फिक्की को, सबको भेजेंगे, सबका व्यू लेंगे। भाई वो लोग भी तो अकाउंटिंग करता है, वो लोग भी तो इतना बड़ा बड़ा बॉडी है, छोटे मोटे लोग थोड़ी है, हम अकेला थोड़ी शेर आदमी है, नहीं समझे? तो सबका व्यू लेंगे और सबको भेजेंगे। लिखो नंबर 4, ascertainment of views मैं लिखूं कि लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो? ascertainment of views of different bodies on draft AS। मुझे याद है 14-15 साल पहले का बात है, इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट कहाँ पे मीटिंग था मेरे को नहीं मालूम, उसने बोला ये बात इसको लेकर के, बोला आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा कमेंट, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट लोगों का कमेंट होता है इस पे। जो व्यूज़ आते हैं ना चीज़ों पे, स्टूडेंट लोगों का व्यू सबसे ज़्यादा, और वो लोग बड़े इन्वॉल्व रहते हैं।
तो सर हम लोग के पास तो कभी कुछ आता नहीं है, वो जर्नल है ना, जर्नल, स्टूडेंट जर्नल, उसमें आता है, आपको पर्सनल चिट्ठी नहीं जाएगा। डन। नीचे लिखो बेटा स्टेप 5, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ऑलमोस्ट एएस रेडी हो गया और अब हम लोग ड्राफ्ट को एक्सपोजर ड्राफ्ट बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में आप बोल दो कि आप इस समय भी एक्सपोजर ड्राफ्ट बोल सकते थे, बट अगर प्रोसेस में जाओगे तो ये ड्राफ्ट एएस और ये एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब लिखो फाइनलाइजेशन ऑफ, क्या लिखा, एक्सपोजर ड्राफ्ट, ये स्टेप नंबर 5। अब देखो बहुत सारे लोगों का व्यूज मिल गया, व्यूज मिलने के बाद हम लोगों ने एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू कर दिया। लिखो स्टेप नंबर 6, कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। और एक बार, समझ रहे हो, मतलब और एक बार लोगों से कमेंट लेंगे। मोर और लेस बोला रेडी कर दिए हैं, आपके क्या कमेंट है देख लो। अगर उस कमेंट के हिसाब से भी और मॉडिफिकेशन का जरूरत हमें पड़ा तो वो करके फाइनल एएस इशू कर देंगे। नीचे लिखो स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 6 में क्या लिखे रे? हाँ, स्टेप नंबर 7, modification of exposure draft। Last, issue of accounting standard। प्लीज 8 स्टेप एक एक करके लाउडली कोई एक स्टूडेंट बोलेगा, इधर सारे लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला काम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया इन विच एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नीडेड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी स्टडी ग्रुप्स। सी, प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डी, हाँ फॉर सर्कुलेशन। Fourth, ascertainment of views of different bodies on the draft AS. 5, finalization of exposure draft. 6, comments received on exposure draft. 7, modification of the exposure draft। ये जब modification होता है ना तो उसके बाद फिर हम लोग इसको exposure draft नहीं बोलते, फिर फाइनल इशू कर देते हैं। जब फाइनल इशू कर दिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के इशू होता है। अब पिछला क्लास या उसके पिछला क्लास में बोले थे, ध्यान से याद करके आंसर देना, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एक बार ये जब एस इशू हो जाता है तो एमसीए और आईसीएआई बना लिया, तो आईसीएआई ने इशू करना है। ठीक है, आईसीएआई कौन कौन एंटिटी के ऊपर एस को अप्लाई करेगा और एमसीए किसके किसके ऊपर अप्लाई करेगा? हाँ, एमसीए विल अप्लाई ऑन, एमसीए सीधा उसी एस को उठा करके अपने वेबसाइट पे डाल देगा। रे नहीं समझे बात को? जो हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे डाला, अपने जर्नल में डाला, एमसीए उसी को अपने वेबसाइट पे डाल देगा। बट एमसीए वेबसाइट पे डालने के पहले नफरा से पूरा कंसल्टेशन लेगा। याद आया ये बात? एमसीए नफरा से पूरा कंसल्टेशन लेगा, उसके बाद ही उसको अप्रूव कराएगा और बोलेगा चलो नफरा जैसा बोलेगा उस तरह से किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये वाला काम एमसीए कर देगा। और बाकी बॉडीज लोगों के लिए इंस्टीट्यूट बोल देता है। और मैंने आपको इंस्टीट्यूट के लिए भी तो उल्टा लाइन बोला घुमा के, कि इंस्टीट्यूट सीधा नहीं बोलता अप्लाई करो, इंस्टीट्यूट ऑडिटर को बोलता है तुम चेक करो कि एस फॉलो हुआ कि नहीं। तो इनडायरेक्टली एंटिटी को तो एस, जैसे अब मेरे को इंस्टीट्यूट ने कभी सीधे नहीं बोला एस फॉलो करो,
कभी नहीं बोला, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया कभी आज तक, नहीं समझे, या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर मेरा जो ऑडिटर है वो ये रिपोर्ट देता है कि एस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर हमारा वो तो नेगेटिव चला जाएगा ना अगर लिख दे एस फॉलो नहीं हुआ। इनकम टैक्स फिर मेरे को डाउट की नजर से देखेगा, बैंक मेरे को डाउट की नजर से देखेगा, लेंडर मेरे को लोन नहीं देंगे, मल्टीपल टाइप का नुकसान होगा ना मेरा। तो हमको एस के अंदर वॉल्यूंटरीली समझ लो आ जाना पड़ता है। कंपनीज को तो एमसीए वेबसाइट के थ्रू से बोलता है, पर हम लोगों को कोई बोलता नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोगों को बोला जाता है। बट दैट वे ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भाई आईसीएआई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए एएस इशू करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनियों के लिए एएस इशू करता है। तो सर क्या एएस 29 दो ठो है, अलग अलग है, कंपनीज का अलग है और सुदर्शन अग्रवाल का अलग है? नो सर, दोनों का एक ही है। तो सर वो किसने बनाया है? आंसर मैंने दे दिया, आईसीएआई ने बनाया है। वो एक ही एएस एमसीए अपने वेबसाइट पे डाल दिया तो उसका हो गया, हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल दिए तो हम लोग मतलब हम इंस्टीट्यूट के मेंबर है इसलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल दिए तो हमारा हो गया। एकदम क्लियर है या कंफ्यूजन है? पक्का ना? थैंक यू। 2-3 पैरा और बचा है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर बोलोगे, लिखो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नहीं ऐसे मत लिखो, इंड एस पहले शायद लिखे हो ना तुम लोग, एक हेडिंग इंड एस का है ना, तो फिर आप ऐसे लिखो, पैराग्राफ नंबर 28 ऐसे लिखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या लिखा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हमारे हिंदुस्तान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का नाम है एएसबी। ओके, वो एएसबी एएसबी बनाता है और इंड एएसबी बनाता है। जो एएस का सेटिंग प्रोसेस है वही इंड एएस का भी सेटिंग प्रोसेस है। इंड एएस का सेटिंग प्रोसेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे को जितना चीज इंड एएस के बारे में हमको पहला क्लास में बताना था, हम बहुत कुछ बताए थे, कार्विन, कार्व आउट, याद होगा? हेलो, कार्विन, कार्व आउट वगैरह, लेकिन हम लोग लिखे नहीं थे वो सब कुछ, वो अभी मेरे को लिखाना है। ओके, और शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं। गेस करो ये कौन होगा? आईएफआरएस का सेटिंग बोर्ड है, माने आईएफआरएस बनाने वाला जो बोर्ड है ना, उसका नाम है, करेक्ट गेस, अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो कहां पे रहते हैं इसके लोग? लंदन में, यूके में। लिखो लिखो आईएएसबी, शॉर्ट में लिखो आईएएसबी is based in UK. It was formed in 2001. कब बना? 2001 में, फुल स्टॉप, हड़बड़ाना मत। अर्लियर 2001 के पहले, अर्लियर देयर वाज, फुल फॉर्म बोलने का कोशिश करो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। लिखो अर्लियर, क्या लिखा बेटा? देयर वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी which was formed in
1973। जस्ट नाम चेंज हुआ है मुन्ना, मोर और लेस सेम ही लोग हैं दोनों में। पहले कमिटी के नाम से इशू करते थे ये लोग, फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके बोर्ड बना दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। इसको बहुत डीप में जाकर के सोचने की जरूरत नहीं है। 1973 से लेकर के 2001 तक, रादर 2 बोले तो अच्छा रहेगा, 2000 तक जो एएस इशू हुए, इंटरनेशनली बोल रहा हूं, लंदन में, उनका नाम था IAS। तुशाल बंद कर माइक्रोफोन। क्या फुल फॉर्म बताओ? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तू माइक ऑफ करके रख बेटा। और 2001 के बाद अभी तक जितने भी इंटरनेशनल एएस इशू हुए उनका नाम है IFRS। कंफ्यूजन है कि क्लियर है? कमिटी ने जितना एएस इशू किया उसका नाम था IAS, बोर्ड ने जितना एएस इशू किया उसका नाम था IFRS। कोई कंफ्यूजन? थैंक यू। IAS इशू हुआ 1 to 41, सब लिखेंगे। IFRS इशू हुआ 1 to 16। क्या? 1 to 16। जब बोर्ड बनाना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, हड़बड़ाना मत ना, जब बोर्ड बनाना 2001 में, उसने बोला ये जितने भी पुराने IAS हैं दे विल रिमेन वैलिड एंड ट्रू एंड करेक्ट एंड शुड बी फॉलोड। मतलब बोलो ठीक से। मतलब आज के दिन एक IAS 1 भी है और एक IFRS 1 भी है। नहीं, पहले बताओ आप समझे या नहीं, हमको बताओ। आज के दिन एक IAS 1 भी है और एक IFRS 1 भी है। ये पल्ले पड़ रहा है कि नहीं ये वाला बात? सिंपल सा बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का ना बच्चों? थैंक यू। और क्योंकि बैक में नाम चेंज कर दिया ना, इसका नाम IAS था, इसका नाम IFRS कर दिया, तो अब नंबर सेम भी रहे तो क्या फर्क पड़ता? दिस इज IAS 1, दिस इज IFRS 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं समझे? लिखो इसका, जब इंड एस का स्टोरी सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। लिखो नहीं, अलग अलग, करेक्ट, समझे ही नहीं आप। IAS 1973 से 2001 तक बना डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बाद IFRS जब बना, जब चालू हुआ, बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चालू किया, तो उन्होंने डिफरेंट टॉपिक पे बनाया, क्योंकि पुराना टॉपिक पे तो ऑलरेडी IAS बना हुआ था। उनको बोला दे रिमेन वैलिड एज इट इज, उसको फॉलो करते रहो, वो सेम है। और हम ये लोग नया नया दे रहे हैं तुमको IFRS। फॉर एग्जाम्पल, जिस नाम के लिए बोल रहे हैं, IAS 2 जो है वो इन्वेंट्री पे है, और IFRS 2 जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट पे है। अगर किसी भी आदमी को हम लोग अपनी कंपनी का शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं उसके ऊपर है। अब कैसे आप बोल रहे दोनों का प्रोविजन सेम रहेगा? मतलब आप समझ पा रहे हैं? इसके प्रोविजन इसके हैं, इसके प्रोविजन इसके हैं, इसका टॉपिक अलग है, इसका टॉपिक अलग है। अरे दोनों एक ही चीज है प्लीज, दोनों अलग अलग नहीं है। 73 से 2001 तक जो बना वो IAS के नाम से बना। मूवी तो वही है रे बाबा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनी, फिर कलर बनी, और क्या। हेलो, डोंट टॉक, डोंट टॉक। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट नाउ? गुड। लिखो
फ्रॉम 1970, नीचे 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 नया पैराग्राफ बनाओ। फ्रॉम 1970, नहीं, नया पैराग्राफ मतलब 29 नहीं, 28 के अंदर ही आप लिखोगे। नया पैरा मतलब जस्ट पैरा चेंज करोगे। हाँ, क्या लिखा बोलो? फ्रॉम 1973 to 2001 ये लिख रहा हूं, देखना समझ में आ रहा है ना। IASC इश्यूड, IAS उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया, ठीक है। 1 to 41, 1 to 41, from 2001 till today कौन आ गया था पिक्चर में? क्या चीज डिसॉल्व हो गया था? कमिटी डिसॉल्व हो गई थी, बोर्ड आ गया था पिक्चर में। तो नाम खाली चेंज हुआ, घबराने का बात नहीं। हाँ, लिखो IASB फ्रॉम 2001 टिल डेट भी लिख दो। फ्रॉम 2001 टिल टुडे लिखियो, टिल टुडे लिख दो, टिल टुडे। IASB इश्यूड, बोलो मैंने क्या बोला? IFRS 1 to 16। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, इसके टॉपिक्स और इसके टॉपिक्स अलग अलग हैं। ओके, फुल स्टॉप। नीचे इट ऑल्सो, सेम पॉइंट, ना सेम पॉइंट, खाली फुल स्टॉप है। इट ऑल्सो वैलिडेटेड, it also validated existing IAS। सो आज के दिन क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है लंदन में? आज के दिन लंदन में क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है? IAS 1 to 41 और IFRS 1 to 16। और मैंने आपको नाम बताया, IAS 2 का नाम इन्वेंट्री है और IFRS 2 का नाम शेयर बेस्ड पेमेंट है। IAS 1 का नाम प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। IFRS 1 का नाम फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS है। तो प्लीज टॉपिक अलग अलग है। बच्ची का जो कंफ्यूजन था ना, दोनों का प्रोविजन सेम रहेगा, मतलब वो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। दो टॉपिक ही अलग अलग है, कंटेंट ही, सब्जेक्ट मैटर ही अलग अलग है। तो अगर ऐसे ही बोलें तो आज के दिन 1 से 41 IAS जिंदा है और आज के दिन 1 to 16 IFRS जिंदा है। और जब IFRS बनाने वाला बोर्ड बना ना, तो उसने बोला IAS विल रिमेन अलाइव। हम लोग IAS को खत्म नहीं करेंगे, हम लोग जो नया इशू करेंगे उनका नाम होगा IFRS और IAS जिंदा रहेगा। फुल स्टॉप। इसके ऊपर इतना ही पढ़ना है। अब कैसा MCQ आएगा वो अपन देखेंगे आगे, वेट करना। देखो इधर, अब आया इंडिया का प्रॉब्लम। इंडिया वालों को क्या बनाना था? इंड एस बनाना था। इंड एस पैरिटी विथ IFRS था। जाओ कॉपी पलट के देखो कहां हमने लिखाया है, याद है ना कि इंड एस हम लोगों ने बनाया विच वेयर इन पैरिटी विथ IFRS। तो जब हम लोग IFRS बोलेंगे ना, उसमें IAS भी आ गया है। IAS और IFRS अलग अलग नहीं है, खाली नाम अलग अलग है। नहीं समझे बात को? ये दोनों एक ही है, इधर 41 इधर 16। ओके, दोनों ही IFRS है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। इसका नाम IAS, इसका नाम IFRS, दैट्स इट। ओके, तो हम लोगों ने जब इंड एस बनाया तो हमको क्या प्रॉब्लम हुआ, सुनना अच्छे से। हम लोगों ने क्लियर कट दिमाग ये लगाया कि भाई हम लोग IFRS का हार्ट एंड सोल को डिस्ट्रॉय नहीं, याद करिएगा, ऐसा बोले थे हम, और हम बोले थे बाद में लिखाएंगे। हम लोग इसके हार्ट एंड सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे।
हम लोगों को कोई नया चीज डालना होगा तो कार्विन बना के डाल देंगे। हम लोगों को उनका कोई पुराना चीज को बदलना होगा तो कार्व आउट बना करके बदल भी देंगे। ये सब तो हम पढ़ चुके थे, खाली लिखाए नहीं है, लिखा देंगे अभी। एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग की जिंदगी में आया कि हम लोग नंबरिंग कैसे करें। सर मतलब हम लोगों ने ये फंडा लगाया कि उनका जो नंबर था ना लंदन वालों का, हमारा भी नंबर वही रहना चाहिए, सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मैच करना चाहेगा कि भाई यहां पे क्या लिखा हुआ, लंदन में क्या लिखा हुआ है, तो वो उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो हम लोगों ने ये बोला कि हम लोग नंबरिंग भी सेम रखना चाहते हैं। अब नंबरिंग सेम साला कैसे रखें बताओ। हम लोगों को नाम देना है सबका इंडेस। तो हम लोग का इंस्टीट्यूट ने ज्ञान लगाया कि जो IAS 1 to 41 था ना, बहुत केयरफुली सुनना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो IAS 1 to 41 था ना, उसका नंबरिंग हम लोगों ने दिया इंडेस 1 to 41। अभी दिखाऊंगा तुम लोग को फाइनल कबू का, मेरा जो फाइनल कबू का वो दिखाऊंगा, देखिएगा क्या नाम दिया हम लोगों ने उसको, इंडेस 1 to 41। और जो IFRS 1 to 16 था ना, IFRS 1 to 16, उसका हम लोगों ने नंबर दिया इंडेस 101 to 116। अब कुछ तो करें कि लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम लोग यहां पे दो ठो नाम देना नहीं चाहते थे। जैसे वो लोग तो IAS और IFRS करके मैनेज कर दिया, हम लोग तो अभी बनाए हैं बोर्ड, हम लोगों को तो इंडेस ही इश्यू करना है। तो व्हाट वी डिड, हमने नाम इंडेस ही रखा बैक में, नंबरिंग को ऐसे करके मोल्ड कर दिया। सो आज के दिन किसी को अगर IFRS 3 देखना है, ठीक से बोलना, आज के दिन किसी को IFRS 3 देखना है तो हमारा इंडेस 103 देखेगा। बोलो हाँ। तो 1 to 41 आर IAS, इंडेस 1 to 41 आर IAS, एंड इंडेस 101 to 112 116 आर IFRS। एकदम क्लियर है कि नहीं हमको बताओ। तो ये नंबरिंग के इश्यू पे भी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इंडेस सिलेबस में नहीं है, पर ये थोड़ा सा बेसिक बातचीत सिलेबस में है, लिखो। हम लोगों ने कुछ कार्विन नहीं किया, मतलब बहुत किया ना कार्विन, क्या बात करते हो। नंबरिंग अलग से नहीं किया, कार्विन एस के अंदर में ही डाला। कार्विन का मतलब न्यू इंडेस नहीं, कार्विन का मतलब इंडेस में नया टॉपिक। इंडेस वही है, हम लोग नया कोई ट्रांजैक्शन मान लो इंडेस में कवर्ड नहीं है, उसको हम लोगों ने उस इंडेस में डाल दिया। लिखो, ये एक नया पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ नंबर 29। इसका मैं हेडिंग नहीं लिखा पा रहा हूं, सीधा पैरा लिखा रहा हूं। लिखो, when int AS were prepared in India, comma, ICAI decided to keep the numbers same. To keep the numbers same. लेकिन प्रॉब्लम तुम समझे, उनके यहाँ IAS 1 भी है और IFRS 1 भी है, हम कैसे इंडेस 1 और इंडेस 1 लिख दें। हमको तो कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। लिखो, सो ICAI decided, अब नीचे 2 लाइन खाली लिखोगे, इंडेस 1 to 41
IAS 1 to 41, Ind AS 101 to 116, IFRS 1 to 16. वो ऊपर में क्या लिखा? सो ICAI डिसाइडेड, बस खाली डिसाइडेड लिखा ना, और फिर नंबरिंग लिखना चालू कर दिया ना. हाँ बस ठीक है. अब एक नया पैराग्राफ और लिखो, पैराग्राफ नंबर 30. एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन, पैराग्राफ नंबर बोलो 30. टेन मोर मिनट्स, बस 10 to 15. जब इंड एस को बनाने का वक्त आया, ठीक है, तो व्हाट वी सॉ इन इंडिया, व्हाट वी फाउंड, कि बहुत सारा कंट्री ऐसा है, बहुत सारा कंट्री जिन्होंने क्या किया, IFR, इस दोनों को IFRS बोलते हैं, ठीक है, इसको IAS IFRS, बस वो नाम का फर्क है. ओके. बहुत सारा कंट्री ने क्या किया, IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया. क्या कर लिया? अडॉप्ट. उनका बच्चा मेरा बच्चा. नहीं समझे? 1 सेंटीमीटर छोड़ो, 1 मिलीमीटर भी चेंज नहीं किया. पाकिस्तान इज वन सच कंट्री. लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज आर लाइक दैट ओनली. सर आपको कैसे मालूम पाकिस्तान वैसा कंट्री है? पाकिस्तान के एक स्टूडेंट 5-6 साल पहले मेरे को कनेक्ट किया, कहीं से यूट्यूब वीडियो वगैरह में देखा होगा. तो वो मेरे को बोला सर हमको IFRS का क्लास लेना आपसे. हम बोले हम तो IFRS नहीं पढ़ा, हम तो इंड एस पढ़ाता है. तो बोला सर इंड एस ही तो IFRS है. हम बोले हाँ मोरलेस सेम है, हार्ट एंड सोल तो सेम ही है रे बाबा, थोड़ा मोड़ा कार्विन कार्व आउट है. तो बोला सर हम उसी से पढ़ लेंगे. हम बोले क्यों, तुम्हारे यहाँ पाक एस नहीं है? हमारे यहाँ इंड एस है, तो उनके यहाँ पाक एस होना चाहिए ना जी. तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या, नहीं सर हम लोग IFRS ही फॉलो करते हैं. तो वहां से मेरे को पता चला, हम कोई गवर्नमेंट से फोन करके पता नहीं किए. ओके. तो अडॉप्शन का मतलब है एज इट इज IFRS को अपनी कंट्री में कॉपी करा के फॉलो कराना. कन्वर्जेंस का मतलब है IFRS के पैरिटी का अपना देश में अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लेना. तो व्हाट डिड वी डू? कन्वर्जेंस और अडॉप्शन. हाँ, MCQ का क्वेश्चन है. लिखो, ए में लिखो, ए में adoption of IFRS means क्या? Adoption of IFRS means following the entire IFRS, the entire IFRS without any change full stop. B, convergence means preparing compatible, वर्ड्स पे ध्यान देना, compatible accounting standards aligned with IFRS. ये स्पेलिंग होगा बेटा, aligned with IFRS with minimum changes.
क्योंकि बहुत सारा चेंजेस कर देंगे तो हार्ट एंड सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. विथ मिनिमम चेंजेस एज पर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री. मैं रिपीट करूंगा आराम से. मिनिमम चेंजेस तक लिख दिए थे क्या? एज पर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री. एक बार दोनों लाइन को फिर से पढ़ के सुनाओ. ऑफ ए कंट्री लिखो, फिर सुनाओ. बच्चा पढ़ पढ़. नहीं, अडॉप्शन से बोलो. Adoption of IFRS means following the entire IFRS without any change. कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, वही वाला IFRS फॉलो करेंगे. Perhaps, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, Perhaps कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया भी वही करता है. ठीक है, नीचे. कन्वर्जेंस मीन्स कंपैटिबल एस बनाएंगे, चेंजेस मिनिमम करेंगे, मेरी कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको जो चेंज करना उचित लगेगा हम करेंगे. डन. 3 नंबर पॉइंट सी. वी इन इंडिया डिड DID किया हमने, डिड कन्वर्जेंस नॉट अडॉप्शन. डी नंबर. द मॉडिफिकेशंस. आपको कोई मॉडिफिकेशन सुनाए थे इंडेस में और IFRS में जो हमने कुछ कुछ चेंजेस किए थे? हैड आई सेड अबाउट एनी सिंगल कार्व आउट? क्या था प्लांटेड मशीनरी में? बियरर प्लांट को बोला था. बियरर प्लांट के बारे में लिखे तो नहीं होगे उस दिन आप लोग ना? हाँ, तो ठीक है, आज लिख देना थोड़ा सा. अभी लिखो, फिर वो एग्जाम्पल आपको याद दिलाता हूं. देखो उस बच्चे को याद है. आप लोग तो डायरेक्ट मना कर दी, नहीं बोले थे. वो बच्चा कम से कम इज्जत तो रखा, बोला हाँ बोले तो थे. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी बात होती है ना तो हम एक तो सीन बना देते हैं वहां के आजू बाजू में, तो तुरंत मना मत किया करो मेरे को, ये आपने नहीं बोला. लिखे नहीं होंगे हम लोग, पर बातचीत जरूर किए होंगे. लिखो, क्या लिखा बोलो? द मॉडिफिकेशंस कर दो. मॉडिफिकेशंस oblique changes were named as carve outs. बहुत सारा है बोल करके कार्व आउट्स. अदरवाइज एक सिंगल होगा तो बोलेंगे दिस इज ए कार्व आउट या दीज आर कार्व आउट्स. ठीक है. सो क्या लिखा? द चेंजेस आर नेम्ड एज कार्व आउट्स. और चेंजेस हमने इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए किया है. लिखो, वन सच चेंजेस नीचे ऐसे करके लिखना. हाँ, किसको बोलते हैं बियरर प्लांट? नहीं, बियरर प्लांट क्या है मैं पूछ रहा हूं. बायोलॉजी का क्वेश्चन. हम अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बायोलॉजी. बियरर वर्ड क्यों आया? प्लांट तो प्लांट होता है, हर चीज प्लांट है. क्या चीज बियर करता है? फ्रूट्स, पत्ता, कोई भी ऐसा चीज जिसको तोड़ के हम मार्केट में बेचते हैं वो कुछ बियर करता है, उसके अंदर कुछ होता है. नहीं समझे? उसको बोलते बियरर प्लांट. और लिविंग है, ये लोग जिंदा है. प्लांट है तो लिविंग है जी. मर गया तो वुड हो गया ना वो तो प्लांट है, वो लिविंग प्लांट है. ओके. सो आप मेरे को
बायोलॉजिकल डेफिनेशन देना था आपको कि बियरर प्लांट बायोलॉजिकली ऐसा प्लांट है जो या तो फ्रूट या प्लांट या पत्ता या कुछ भी ऐसा चीज बियर करता है जिसको तोड़ करके अलग से बेचा जा सकता है। डन। डैश करके लिखना, बियरर प्लांट इज ए, हाँ, वन सच चेंजेस इज, अब नीचे लिखो वन सच चेंजेस इज। 10-12 चेंजेस हैं, आपको 1-2 तो खाली बताना फील के लिए, आपके सिलेबस में नहीं है सर। जस्ट आपको पता तो चले कि बड़े बड़े चेंजेस हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्या लिखा? बियरर प्लांट इज अ, पीपीई का फुल फॉर्म बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन इंड AS 10। इन इंड AS 10 हम लोगों ने बियरर प्लांट को पीपीई बोला और इंड AS 10 में जगह दिया। जाओ, अच्छा इंड AS 10 तो तुमको तो कैसे मालूम रहेगा, छोड़ दो, उसका नंबर इंड AS 16 है। AS 10, अरे इंटर के बच्चे हैं ना यार, तो वही बोल रहा हूं, तुम इंटर की क्लास में हो तो मेरे को तुमको एड्रेस करना है, तो 10 निकल गया, तो इंड AS 16। और ठीक नीचे लिखो बियरर प्लांट इज ए बायोलॉजिकल असेट इन IAS 41। केयरफुली, हाँ, हड़बड़ाना मत, कोई इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, जस्ट समझने के लिए एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सेम बियरर प्लांट है, हेलो, सेम बियरर प्लांट है। मान लीजिए कोई टी गार्डन है, इतने सारे प्लांट हैं, मान लीजिए कोई ऑरेंज ऑर्चर्ड है, मान लीजिए कोई आम का बागान है, उसमें बनाया ना मुकेश अंबानी ने जामनगर में ही, बहुत बड़ा आम का बगीचा बनाया, बहुत बड़ा, 100s of acres में। अल्फांसो उगा था, अल्फांसो, बड़ा बगान है। अब क्या वो आम का पेड़ 1 साल के बाद मर जाता है? जल्दी बोलिए, वो बार बार फ्रूट देता रहेगा। तो वो लोग अपना बैलेंस शीट में उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाएंगे और डेप्रिसिएट करेंगे। अभी पूछना मत कैसे डेप्रिसिएशन होता है, तुम्हारे भी सिलेबस में है, AS 10 में ये है। हेलो, AS 10 में ये है, चिंता मत करना, हम पढ़ाएंगे तुमको, तो अभी नो स्ट्रेस, बस खाली सुन लो कि बियरर प्लांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड असेट बोला जाता है हिंदुस्तान में, और वही बियरर प्लांट को लंदन में बायोलॉजिकल असेट। तो सर कुछ अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, खाली नाम चेंज करने के लिए थोड़ी चेंज किए। चेंज ये था कि बायोलॉजिकल असेट हमेशा मार्केट प्राइस पे वैल्यू होती है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे वैल्यू होता है। नहीं समझे ना? समझे? बायोलॉजिकल असेट मार्केट प्राइस पे वैल्यू होती है। मान लीजिए 400 रुपया में असेट खरीदे, 500 ईयर एंड में दाम हो गया बाजार में, 500 पे वैल्यू करेंगे, और एस में 400 पे डिप्रिसिएशन करके WDV पे लिखेंगे। फर्क है ना जी, प्रॉफिट लॉस में फर्क नहीं पड़ जाएगा? जल्दी बोलो, बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ जाएगा? दीज आर कॉल्ड कार्व आउट्स। तो ऐसे बहुत सारे कार्व आउट्स हैं, आप फाइनल में पढ़ोगे, जस्ट एक फील लेने के लिए हमने इसको बोला, और ये उस दिन भी बोला था। अब लिखो, हाँ बोल, 1 मिनट, 1 मिनट बोल। नहीं तो IAS 41 में था, पर हमको तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना है ना उसको, तो हम तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले AS में डालेंगे ना। हम वहां रखेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे कि ये PPE है? हमको तो PPE वाले AS में डाल करके PPE बोलना पड़ेगा ना। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मैं मना कर दूंगा जी। लिखो नेक्स्ट,
कितना नंबर पॉइंट आएगा? ये डी हो गया ना. अब ई में लिखो, if we need a new rule, if we need a new rule which is not there in IFRS, then we formed some, बोलिए क्या बोले थे? We formed some carve-ins. Full stop. Last. कितना नंबर? We also made some टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. आपको जानने की दरकार नहीं है, कुछ चीजों के नाम से हम कंफर्टेबल नहीं थे. क्या बोला? वी ऑल्सो मेड सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. जैसे वो लोग P&L को इनकम स्टेटमेंट बोलता है, हमको P&L बोलने का मन था, नहीं समझे? तो उस तरह के भी कुछ चेंजेस हैं. दोज आर नॉट बिग थिंग्स बट स्टिल दैट इज देयर. एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मालूम रहना चाहिए. तो कोई बोलेगा क्या क्या 3 तरह का चेंजेस था? बोलो क्या क्या 3 तरह का चेंजेस था जो IFRS से हमने बदला? कार्व इन, कार्व आउट और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. उसके ऊपर आराम से एमसीक्यू नहीं डाल सकता जी. नेक्स्ट, ये हो गया आखिरी टॉपिक आज का. आज का मतलब इस चैप्टर का. ये यहां 3 चैप्टर पढ़े हम लोगों ने. एंड टुडे वी आर इन आवर 7th नंबर क्लास. आई प्लान्ड कि ये 6 क्लास में हो जाना चाहिए था, बट वी आर लेट बाय अराउंड 1.5 hours. कोई दिन 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ लेना कोई क्लास में. क्या 7:30 की जगह 9 बजे चले जाना? लिखो क्या लिखा बोलो. नया पैरा लिखोगे ना. क्या बोले थे? इंडिया में इंड एज कब से आया? इंडिया में याद है, ये बोला था ना तुम लोगों को. लिखो, हेडिंग दो इस पैरा का, रोड मैप 31. ठीक है, लिख दो, रोड मैप फॉर implementation of Ind AS. A, before I give the point A के बारे में कुछ पहले सुनो अच्छे से. छोटा सा एक बैकग्राउंड स्टोरी है, अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है. हैड यू हर्ड अबाउट 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस? आपने सुना है 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस? नो. क्या आपने ये नाम सुना है? हाँ, बैंक भी समझ लो. यस, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस. नहीं मालूम? बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ा. हम लोगों को लगता था कि कल सुबह उठें या कूद जाए कहीं सो के. इस तरह का सीन था ना इकोनॉमिकली. लगता था रात का सुबह होगा ही नहीं. Our portfolio was down by 80, 85, 90%. Value of the portfolio was down by 80, 85, 90%. कूड़ा के जैसा दाम में शेयर मिलने लग गया था. 1 किलो चावल में मतलब रिलायंस आ जाता था, मतलब रिलायंस का 1 शेयर आ जाता था. ऐसा हालत हो गया था. इतना बड़ा क्राइसिस था. दैट वाज. ये अभी बताना एकदम मतलब ऐसे ही 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं. अगर क्लास खत्म हो जाएगा तब बैठ जाइएगा तो हम बता देंगे.
नहीं नहीं, क्लास खत्म होने का बैठ जाए 5 मिनट 10 मिनट बोल देंगे, बट क्लास को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरा। ऐसे हम इतना सारा चीज एक्स्ट्रा बताते रहते हैं, ये भी अभी एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, ये जो अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं ये भी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। सो 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 2009 में 9 होगा या 8 के लेट आवर्स में बोल दो, वर्ल्ड लीडर लोगों का मीटिंग हुआ। वर्ल्ड लीडर लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। चेक करिएगा हम राइट है कि रॉन्ग है, थोड़ा मोड़ा इस सब में हम रॉन्ग हो सकते हैं, प्लीज, इतना हिस्ट्री हमको याद नहीं रहता है। तो मनमोहन सिंह जी आवर प्राइम मिनिस्टर, वो उस मीटिंग में अटेंड करने गए। वहां पे ये डिसीजन हुआ, समझो वर्ल्ड लीडर लोग मीट कर रहे हैं, छोटा मोटा बात नहीं है। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद मीट कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा क्राइसिस नहीं हो। वर्ल्ड ने बहुत खराब टाइम देखा है, कोविड में इलनेस देखा हम लोगों ने, 2008 में फिनेंशियल क्राइसिस देखा हम लोगों ने। ठीक है, सुनो क्या हुआ। वहां पे मनमोहन सिंह जी कमिट करके आए, कमेंट नहीं, कमिट करके आए कि हम लोग को पूरा दुनिया को अकाउंटिंग का लैंग्वेज एक होना चाहिए। इंटायर वर्ल्ड शुड फॉलो वन अकाउंटिंग लैंग्वेज। ये जो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग करते हैं ना, कंपेरेबिलिटी टूटती है इससे। हेलो, बोला वर्ल्ड का अकाउंटिंग एक होना चाहिए, इंडिया में सबका तो एक होना ही चाहिए, वर्ल्ड का अकाउंटिंग एक होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड इज ए विलेज। तुम्हारे यहां पे क्राइसिस हुआ, साला अमेरिका में क्राइसिस स्टार्ट हुआ, हम लोग को लेके डूबा। सारे फसाद की जड़ अमेरिका होता है, दुनिया में जितना झमेला है। तो कहानी ये हुई कि वी विल फॉलो, इंटायर वर्ल्ड विल फॉलो वन अकाउंटिंग लैंग्वेज, एंड विच वन इज द बेस्ट अकाउंटिंग लैंग्वेज? IFRS वॉज द बेस्ट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मनमोहन सिंह जी ने, कि हम लोग माने IFRS में घुस जाएंगे। आई रिमेंबर, क्योंकि हम CA फाइनल पढ़ाते थे उस वक्त भी, 2011 में हम लोग का रोड मैप तैयार हो गया था। हम लोग अपना माल मटेरियल के साथ रेडी थे, माने हम लोगों का IFRS रेडी हो गया था। नहीं समझे? वी वेयर रेडी टू इंप्लीमेंट। मनमोहन सिंह जी बोल भी दिए इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, रोड मैप तैयार भी हो गया। वहां पे कमिट करके आए थे उस वर्ल्ड फोरम में, सब डिसाइडेड, फॉर्म्ड, इंस्टीट्यूट रेडी करके रखा एकदम। 2009 से काम करने लग गया था इंस्टीट्यूट उसके ऊपर। इंस्टीट्यूट तो काम करेगा ना जी, सब कुछ काम कौन करेगा, ये बड़ा काम है। वी वर रेडी, हम लोग तैयार पढ़ाने के लिए। नहीं समझे? बिकॉज फाइनल में तो पढ़ेंगे ना जी बच्चे, इंटर के ना बच्चे IFRS नहीं पढ़ेंगे, फाइनल वाले तो पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट तैयार, हम लोग तैयार, सब तैयार। गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, गवर्नमेंट फंस गई करप्शन में। अगर आपको याद हो, उसी पीरियड में सारा कोलगेट, 2G 3G 4G स्कैम, देखिएगा सब जाकर के हिस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा, सारा स्कैम उसी पीरियड में हुआ। 8, 9, 10, 11, 12 सब उसी पीरियड में। एंड देन बिकॉज ऑफ लैक, प्लीज, हाँ थोड़ा सा बुरा लगेगा तो हम बुरे नहीं हैं, बात ही बुरी है, हम क्या करें। बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, क्योंकि मनमोहन सिंह जी वॉज ए गुड लीडर, बट इतने सारे लोग करप्शन में फंसे हुए। ए राजा, क्या नाम उसके, कनी मोई से लेके कौन नहीं फंसा हुआ, जेल चले गए बहुत सारे लीडर लोग। मनमोहन सिंह जी कुड नॉट इंप्लीमेंट IFRS, कुड नॉट। बोला गद्दी बचाएंगे कि ये सब करेंगे। ही वॉज हेडिंग ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उनके पास भी फुल मेजॉरिटी नहीं था। देन नहीं आ पाया IFRS। मोदी जी चुन के आए 2014 में। अरुण जेटली वॉज दी फाइनेंस मिनिस्टर। एकदम अच्छे से याद है, जुलाई का महीना था, डेट याद नहीं है, जून या जुलाई का महीना था। पार्लियामेंट से बोले IFRS हैज टू हैपन। हेलो, क्या बोले? IFRS हैज टू हैपन।
विदाउट एनी डिले। नहीं समझे? वहीं पे उन्होंने बोला 2015 से, ध्यान से सुनना, 2015 1/4/2015 से अगर किसी को कंपनी को मन हो तो वॉलंटरीली ऑप्ट कर दे, वॉलंटरीली, नहीं तो 2016-17 से तो करना ही होगा। सर जी हम बोल दिए जो बोलना था, स्टोरी पूरा समझ में आया, बैकग्राउंड मटेरियल समझ में आया, उसको एक लाइन में लिखो, वॉलंटरीली फ्रॉम 1/4/15। ए में लिखो वॉलंटरीली फ्रॉम 1/4/15। बी मैंडेटरीली फ्रॉम, बोलिए क्या, मैंडेटरीली फ्रॉम 1/4/16। ध्यान से देखना प्लीज, हमको बोलना सर आप गलत हैं, हम चाहते हैं कि आप मुझे बोलें। सर आप उस दिन 250 करोड़ बोले थे, अभी काहे को 500 करोड़ बोल रहे हैं? शुरू में 500 करोड़ वालों से जो ऊपर का नेटवर्थ था उन लोगों को हमने बोला, लिस्टेड कंपनियों को बोला, और मोर देन 500 करोड़ के नेटवर्थ वालों को बोला। 250 करोड़ वालों को 1 साल का टाइम दे दिया। नहीं समझे? उनको बोला यू कम फ्रॉम 1/4/17। लिखो सी 1/4/17 नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़। कौन कौन अभी भी इंड एस में नहीं है? ठीक से बोलो, बोला है कभी आप लोगों को ये वाला बात, या खाली यही बोला? नहीं वो सब बात नहीं, आप ज्ञान लगा के नहीं, कभी ये वाला बात बोला या खाली इतना ही बोला है? इतना ही बोले? सुन लीजिए, बैंक इतना बड़ा बड़ा है सब बैंक, हेलो, एक एक बैंक का नेटवर्थ 10-10 लाख करोड़ है। HDFC बैंक का नेटवर्थ इज 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ है उसका, आज भी इंड एस में नहीं है। इंश्योरेंस एंटिटीज आज भी इंड एस में नहीं है। क्यों? एक में RBI बवाल करके रखा है, एक में वो जो इंश्योरेंस का अथॉरिटी नहीं है क्या, IRDA, वो बवाल करके रखा है, बोलता हम लोग अभी रेडी नहीं है। NBFC कौन होता है बताओ? कोई एक तो NBFC का नाम बताओ, कोई एक NBFC का नाम। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, ये लोग NBFC हैं, बैंक का ही काम करते हैं, पर इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है। ओके, इनको ले आया गया 1/4/18 से। तो 1/4/16 से कौन लोग आए? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा था। 1/4/17 से कौन लोग आए? जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा था। 1/4/18 से आया NBFC। लिखो, मैंडेटरीली फ्रॉम 1/4/18 एंड 1/4/19। लिखो ना, लिखो, एंड 1/4/19। कितना नंबर पैरा लिख रहे हो? डी लिख रहे हो ना? डी एक साथ लिख रहे हो ना? मैंडेटरीली फ्रॉम 1/4/18 एंड 1/4/19 NBFCs were brought phase wise। अगर नहीं बोल पाओगे इसका मतलब क्या है, तो आप कमजोर स्टूडेंट हैं। क्या मतलब है इस लाइन का, बताइए? फेज वाइज कैसे हुआ बात? 1/4/18 भी एक फेज है, 1/4/19 भी है। 500 करोड़ से ऊपर वाले NBFC को बोला 1/4/18 से आओ, 250 करोड़ से ऊपर वालों को बोला 1/4/19 से आओ। तो एक्चुअल में ये 2 फेज था, फेज 1, फेज 2। फेज 2 वालों को 1 साल टाइम दिया गया।
ई नंबर पॉइंट, banks and insurance companies क्या लिखा? Banks and insurance companies are not yet covered under Ind AS. खत्म हो गया पढ़ाई। 32 नंबर एक पैरा छोटा सा बना लो। हाँ अभी वो लोग आ जाएगा जल्दी रे, अब बहुत पंगा हो रहा, मतलब ना डिले ज्यादा हो गया। कितना नंबर लिखोगे? 32। अच्छा, एस बिजनेस एंटिटीज के ऊपर है कि ट्रस्ट के ऊपर है? ये जितना भी एस पढ़ते हो तुम लोग, अभी पढ़ोगे, क्या फील हो रहा है? ये किन लोगों के लिए है? जिसका कोई बिजनेस का काम ही नहीं है। जैसे कोई ट्रस्ट होता है ना, जिसका 1 रुपया का भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्या उसको भी एस फॉलो करना है या बिजनेस एंटिटीज वालों को एस फॉलो करना है? मैंने कभी नहीं बोला क्लास में, अभी पहली बार बोल रहा हूं। तो आपको गेस करना है बेटा। नहीं, बिजनेस एंटिटीज को, जो किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सिर्फ उसी को ही एस फॉलो करना है। इसलिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, उनको एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहेगा बात। सेकेंड पॉइंट, रुको रुको रुको, बोल दो फिर लिखेंगे। लेकिन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का 95% चैरिटेबल बिजनेस है, माने बिजनेस नहीं है, चैरिटेबल काम है, पर 5% नॉन चैरिटेबल है, मतलब उसमें बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व है, मान लो खाना बना करके बेचता है वो लोग, तो पूरा 100% एक्टिविटी पे एएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मीनिंग समझ गए कि नहीं? हमको बोलो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो जबरदस्ती इस पे टाइम वेस्ट मत कराओ मेरा। लिखो 32 नंबर पॉइंट लिखो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर applicable on entities engaged in industrial, trading, business activities. हाँ, रिपीट कर रहा हूं। Accounting standards are applicable on entities, which entities? Engaged in industrial, trading, business activities. Full stop. A charitable trust, which has no business activity, will not apply AS. Exempted है उनको। हाँ, full stop. But if a small part of activities of the trust, but if a small part of activities of the trust is covered under business activities, then entire activities of the trust, entire का मतलब समझ गए? बोथ चैरिटेबल एंड बिजनेस। 95 + 5, 95 + 5, 95 चैरिटेबल है, 5% बिजनेस एक्टिविटी है। पूरे 100% पे आपको एस लगाना
पड़ जाएगा। क्या लिखा बोलो? देन ऑफ द ट्रस्ट विल बी कवर्ड अंडर AS। चैप्टर कंप्लीट होता है जी। खाली देखो ना कोई क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ जरूर कर देंगे, जरूर। तो फिर ब्रेक के बाद आते हैं तभी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1.5 आवर हो गया। बोलो। नहीं, सेक्शन 8 पहले देख लो क्या चीज का है। बिजनेस एक्टिविटी का 1 पैसा भी नहीं होना चाहिए। ICAI ने कभी हमको बुक्स दिखाया नहीं, मतलब हमको पता नहीं ICAI क्या करता है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम कल जरूर रंजीत को फोन करके पूछेंगे। होना चाहिए, होना चाहिए। आप मेरे को प्लीज ICAI के बुक कीपिंग के बारे में ना पूछें, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। अब पहली बार 28 साल में किसी ने मेरे को ICAI के अकाउंटिंग के बारे में पूछा है। अब मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आया है कि हम पता तो करें। और मैं उस दिन बोल रहा था, आप 4-5 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, वो भी था क्लास में। क्या नाम बेटा तेरा? साकेत। अभी जो मेरे लिए भी अच्छी बात है, अभी जो ICAI का प्रेसिडेंट बना रंजीत अग्रवाल, वो मेरा स्टूडेंट है पहले दूसरे बैच का। तो मैं कितना बुढ़ा हूं ये समझो। सो वो बोला कि सर आप वो कर रहे हैं क्या? हाँ, वैसा कुछ नहीं है, बस अच्छा लगता है उसका। मैं उनको बता रहा था, उसका एक दोस्त है प्रदीप बोल करके, हाँ, वो हमको जगजीत सिंह का आदत डलवाया। जगजीत सिंह इज ए गजल सिंगर, इज अ गजल सिंगर। डेथ हो गई उनकी, उनके बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गजल सिंगर में नाम आता है उनका। तो इसीलिए हमको रंजीत अग्रवाल याद है। सो चलो मिलते हैं 10 मिनट में।